दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 31वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 24 जनवरी को 2:30 से 3:30 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, लंबवृत्तीय मतलब शंकु की बात हो रही है, लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि शंकु होता कैसा है। ये रहता है शंकु, इसका जो आधार है ये कैसा रहता है, सर्कुलर मतलब वृत्त, और इसका जो क्षेत्रफल है ये होता है पाई, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई, ऊंचाई इसकी ये होती है, ये कहलाती है इसकी ऊंचाई, और ये कहलाती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 154। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। उस तरफ जाएगी तो 7/22। 154 गुणे 7/22 ये कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये तो पहला डाटा हो गया। अब आपसे और क्या बोल रहा है, ऊंचाई कितनी है 24, एच बराबर कितना है 24। पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां अगर मैं देखूं तो h की वैल्यू कितनी है 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 625। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 का वर्गमूल होता है। ये आपका डाटा आ गया। अब इसी फॉर्मूले में आप उठा करके रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। 25 से 25 कैंसिल, 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50 और 5 55। और चूंकि आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल कहा जा सकता है। कारण उसका यह है कि यहां पर बात शंकु की गई, त्रिज्या आपको सीधी सीधी नहीं दी गई, क्या दे दिया गया, उसके आधार का क्षेत्रफल। तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका आधार कैसा होता है। ठीक है, यहां से आपने आर निकाल लिया, एच उसने अलग से दे दिया। अब पूछ क्या लिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको एल चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सवाल आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, सवाल लगाने का ये बेस्ट वे भी है। यहां पर एक बात जरूर है कि एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको स्क्वायर याद रहना कितना आवश्यक है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। शहर में प्रवास के कारण 10% की दर से कमी। देखिए 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। अब देखिए क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 1/10 की कमी मतलब मामला कितने का है, 10 से 9 का। ठीक है, अब कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। 3 साल की बात हो रही है मतलब ये 3 भी 3, और 10 की घाते 3 की वैल्यू कितनी होती है 1000, और 9 की घाते 3 की वैल्यू कितनी होती है 729। ठीक है, मतलब 3 साल में जनसंख्या 1000 से घट करके कितनी हो गई है 729। अब आप देखिए कि सवाल में आपको दिया हुआ 3 वर्ष पहले जनसंख्या 84,000 थी, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 84,000। 3 जीरो इसके 3 जीरो इसके, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 84। तो आप इसमें कितने का गुणा मारेंगे 84 का। अब देखिए 84 का पहाड़ा तो हमसे बनता नहीं है, 84 का पहाड़ा नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, इसको 100 - 16 कर देंगे, क्योंकि 16 का पहाड़ा हमसे बनता है। तो 7 to 9 में डबल 100 का गुणा होगा तो ये हो गया, माइनस 16 नहीं है 144, 14 16 दूनी 32, 32 4 36, 10 46, 6 हासिल आई 4, 16 सत्ते 112 और 4 ये हो गया। अब हमें इसको घटाना है तो 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 8 में से 6 चला गया 2,
2 में से 1 चला गया 1 और 7 में से 1 चला गया 6। उत्तर हो जाएगा 61,236 और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। यहां मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा कीजिए। अब 84 का गुणा आया था तो आपके पास दो ही तरीके थे, या तो आप 84 का सीधा सीधा गुणा मारते, पहले 4 का फिर 8 का। और अगर आपके दिमाग में ये है कि 84 की वैल्यू होती है 100 माइनस 16, तो आप 100 का गुणा तो कुछ करना ही नहीं है, केवल 16 का गुणा करना है और फिर उसको घटा देना है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला, एक चोर पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागा था? यहां मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में 70% सवाल केवल दो जगह से पूछे जाते हैं, एक जहां पर दूरी समान है और एक जहां पर समय समान है। अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, और अगर समय समान है तो दूरी और चाल का जो अनुपात है वो समान होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चोर ने सिपाही को देखा, सिपाही ने चोर को देखा, दोनों ने भागना शुरू किया और पकड़ लेने के बाद ना तो चोर भागेगा ना तो सिपाही भागेगा। मतलब यहां की जो स्थिति रहती है उसमें क्या रहता है, समय समान है। समय क्या है, समान है। अब देखिए इस पे एक व्यक्ति जो चाल है वो कितनी है, 8 और 11। देखिए चोर है और यहां पे क्या है, सिपाही है, और क्या दी हुई है, चाल दी हुई है। चाल कितनी दी गई है, चोर की 8, 11, तो दूरी का जो अनुपात है वो भी 8 और 11 का ही रहेगा। दूरी का जो अनुपात है वो भी किसका रहेगा, 8 और 11 का। ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए चाल कितनी है, समय कितना है 4, ये कितनी हो जाएगी 12। अब अगर मैं चाल को बढ़ा दूं, इसको अभी भी 4 रखूं, तो ये कितनी हो जाएगी 20। अब देखिए इसका रेशियो कितना है, चाल का रेशियो है 3, 5 का, और दूरी का जो रेशियो ये भी कितना है, 12 और 20, मतलब 4 तिहाई 12, 4 पंचे। इसका भी रेशियो कितने का है, 3 और 5 का। ठीक है, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागा था? अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर मुझे कितना दिख रहा है, 3 का, और सवाल में ये जो अंतर है ये कितना दिया हुआ है, 500 मीटर, क्योंकि चोर ने 500 मीटर दूर से सिपाही को देख लिया था। अब यहां देखिए 3 बराबर कितना दिया हुआ है, 500। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, चोर की, तो चोर की वैल्यू निकालनी है। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटे 3, मतलब 500 बटे 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4000 बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 1333.33 मीटर, और ये है आपका ऑप्शन। ये बात याद रखिएगा, जब कभी भी समय समान होता है तो दूरी और चाल का अनुपात हमेशा समान होता है, और यहां पर यही चीज आपको देखनी थी। ठीक है, यद्यपि इस तरह के सवाल और भी आ चुके हैं, एक आदमी में समय पूछा हुआ था, कितने समय बाद पकड़ लिया जाएगा, इसमें दूरी पूछा है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला, रमेश 12 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वह समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। रमेश द्वारा उसी समय में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई वास्तविक, देखिए यहां पर भी क्या बोल रहा है, समय क्या है, समान है। अब समय अगर समान है, क्योंकि यहाँ पे चाल में फर्क है। देखिए यहाँ पर जो चाल है, चाल कितनी है, पहले थी 12 फिर हो गई 15, मतलब रेशियो कितने का है, 4 और 5 का, सॉरी 3 चौके 12, 3 बचे। ठीक है, तो दूरी भी कितनी होनी चाहिए, दूरी भी होनी चाहिए 4 और 5 की। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का, और 1 बराबर अंतर दिया कितने का है, 2 किलोमीटर का, मतलब 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 2। अब आपसे पूछ रहा है, रमेश द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी ये है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। यहां दौड़ता तो कितना दौड़ता, 5 गुणे 2, 10 किलोमीटर। चूंकि वास्तविक दूरी पूछ रहा है
तो वास्तविक दूरी कितनी है 8 किलोमीटर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। देखिए 2 सवाल आ गए बिल्कुल एक ही ट्रैक के। बात करते हैं अगले सवाल की। ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले प्रारंभ करता है, 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन काम होगा? कुल कितने दिन काम होगा? देखिए इस सवाल को लगाने के 2 तरीके। एक तो मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूं। एक काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। 5 दिनों तक उसने अकेले किया, मतलब 1/3 काम तो उसने कर लिया। 5/15 मतलब 1/3। शेष काम कितना है? 2/3। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3 3 2 2 3 मतलब 5। क्षमता कितनी है? 5। और टोटल जो वर्क है वो कितना है? टोटल जो वर्क है वो कितना है? 15 दूनी 30। 30 काम है। अब 2/3 काम बचा हुआ है, तो 30 काम करने में 5 की क्षमता से 6 दिन और लगेंगे। 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। बात को समझिए जरा सा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि शुरू में ए ने कितने दिन काम किया है? 5 दिनों। फिर बाकी काम किसने किया है? ए और बी ने मिलकर कार्य में शामिल हुए। दोनों ने शेष कार्य किया। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगेंगे? अब देखिए ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। मैं दोनों को डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूं। देखिए टाइम एफिशिएंसी 15 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना है? 30। मतलब ये 2 है। और अब देखिए इसने कितना काम कर दिया 2 दिनों में? तो ए ने किया 5 दिन तक काम, और फिर ए और बी ने मिलकर के सपोज किया x दिन तक काम, और टोटल काम कितना हो गया? 30। अब ए 2 काम कर रहा है, 5 प्लस ये 2 प्लस 3 काम कर रहे हैं x दिनों तक, और ये टोटल 30 है। 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा? 5x। 5 दूनी 10 ये उधर जाएगा, तो 30 माइनस 20 मतलब कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10 30। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20/5 मतलब जाएगा 4 दिन। अब 5 दिन ये 4 दिन ये दोनों मिलाकर के कितने दिन हो जाएंगे? अब जो मैं डायरेक्ट लगाने की बात कर रहा था, देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ए और बी एक ही काम की बात हो रही, तो 15 और 10 मतलब टाइम का जो रेशियो है वो है 3 और 2 का, एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2। अब ए ने काम किया 5 दिन, तो 5/15 मतलब ये कितना काम हो जाएगा? 1/3। तो शेष काम जो है वो कितना है? शेष काम है 2/3। ये आपका सवाल। और जो टोटल वर्क है कितना? 15 दूनी 30। 15 दूनी 30। 30 वर्क है, तो शेष काम अगर 2/3 है मतलब कितना बचा हुआ है? 20 काम। और ये दोनों मिल करके करेंगे तो 5 5 चौके 20। 5 दिन ये 4 दिन ये, उत्तर कितना हो जाएगा? यहां पर ये देखिए ये 5 दिन था और ये कितना था? ये कितना था? 4 दिन। तो 5 + 4 उत्तर कितना हो जाएगा? ठीक है। अब सवाल को आपको मेंटल कैलकुलेशन करना है तो ऐसे कर लीजिए, और अगर आप एलसीएम मेथड में अपनी कमांड ज्यादा रखते हैं तो फिर सवाल को आप ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन 17, 30, 22 और 40 में, इसमें मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, समानुपाती हो जाए। देखिए 17, 30, 22 और 40 समानुपाती कब होती है? अंत पदों का गुणनफल बराबर मध्य पद। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार गुणा करके आप घटा लीजिए, एक बार जोड़ के आप घटा लीजिए। देखिए 17 में 40 का गुणा करेंगे, 17 गुणे 40 मतलब कितना हो गया? 680। 30 गुणे 22, 30 गुणे 22 मतलब ये कितना हो गया? 660। दोनों का अंतर कितना है? यहां देखिए 17 धन 40 ये कितना हो गया? 57। 30 धन 22 ये कितना हो गया? 52। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 20। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे -x करके करते हैं, बेसिकली सवाल को आप लोग वैसे मत लगाइए, है वही चीज, बस करने के तरीके में फर्क है। जोड़ने की बात की जाए चाहे घटाने, यहाँ इस बात पे भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, चाहे यहाँ पे घटाया जाए लिखा जाए, चाहे यहाँ पर लिख दिया जाए जोड़ा जाए, सवाल लगाने का तरीका
यही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:1 है, तो इनका मध्यानुपात ज्ञात करें। मध्यानुपात ज्ञात करें। देख लीजिए, पहले तो मैं देख लेता हूं। देखिए, लड़के और लड़कियां, लड़कों मतलब बॉयज है, गर्ल्स है, रेशियो है 9 और 1 का, ये टोटल मिलाकर के 10 है और 10 की वैल्यू दी गई है 200, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये था कि आप इसमें गुणा कर लीजिए, तो 9 गुणे 20 मतलब ये कितना है 180, और ये है 1 गुणे 20 मतलब ये कितना है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, मध्यानुपात। और मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात होता है रूट ऑफ, अब ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 180 और गुणे, ये 2 जीरो है तो 1 जीरो तो बाहर, 18 दूनी 36 और 36 का कितना होता है, एक तरीका तो ये था। ठीक है, उत्तर कितना हो जाएगा 7। दूसरा तरीका ये था, ये वैल्यू 9 और 1 है, इनका मध्यानुपात कितना होगा, इनका मध्यानुपात कितना होगा 3, और 1 की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने 20, तो 3 गुणे 20 मतलब उत्तर कितना, एक तरीका। यहां से 1 बराबर 20 जैसे ही आपको मिला, आप इनका मध्यानुपात निकाल लेते हैं, 9 और 1 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20 है तो 20 यही 60। इस तरीके से भी आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं, सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं, शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने। देखिए, पहली बात तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। शनिवार से शुरू मतलब 1 जून को कौन सा दिन है, शनिवार। 1 जून को क्या है, शनिवार। प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करें। सप्ताहांत, अब इसमें पहले मैं दोनों तरीके से देख लेता हूं। सप्ताहांत अपने यहाँ तो केवल एक ही होता है, और वो कौन सा होता है, संडे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में 2 दिन की छुट्टी, जापान जैसे देशों में 5 वर्किंग डे का प्रोसेस, अपने यहाँ भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में 2 दिन की छुट्टी रहती है। अब यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि इसने 2 दिन माना है कि 1 दिन माना है, उसने क्लियर नहीं किया। अब आप ये समझिए कि पहली बात तो यह कि अगर 1 जून को शनिवार है, अगर मैं रविवार को लेके चलूं तो रविवार इसमें आएंगे कितने, तो ये बात ध्यान रखिए, हर महीने में 4 हफ्ते तो क्लियर है, 28 दिन, 7 चौक 28, मतलब जो 1 तारीख को पड़ेगा वो अगली बार 29 को पड़ेगा। तो शनिवार और रविवार इसमें कितनी बार आ जाएंगे, कितनी बार आ जाएंगे, 5 बार। क्यों, क्योंकि महीना कितने दिन का है, 30 दिन का है। 1 जून को अगर शनिवार है मतलब 29 जून को भी क्या रहेगा, शनिवार, और 30 जून को क्या रहेगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि शनिवार 5 बार आएगा और रविवार भी 5 बार आएगा। पहले हम अपने हिसाब से निकालें। देखिए, रविवार अगर 5 है, सप्ताहांत में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 60। अब हम ये मान करके चलते हैं कि सभी में अगर 30 बच्चे ही खेलते हैं, तो रविवार के जो 30 बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और रविवार हैं कितने, 5 है। रविवार अगर 5 है मतलब 30 पंचे 150 बच्चे एक्स्ट्रा है, उसको 30 लोगों में बांट देंगे तो 5 बच्चे एक्स्ट्रा होंगे, मतलब उत्तर हमारा होना चाहिए 35। उत्तर होना चाहिए हमारा 35, लेकिन नहीं है। मतलब इसने सप्ताहांत में क्या मान लिया है, सप्ताहांत को उसने मान लिया है शनिवार व रविवार। अब देखो, 2 दिन हो गए, तो ये टोटल कितने दिन हो गए, 10 दिन। अब 10 दिन में 30 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, मतलब बच्चे एक्स्ट्रा कितने हो गए, 300। महीना है 30 दिन का, 30 का भाग दे दिया, मतलब 10 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए, 30 बच्चे पहले से औसत में है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 40। ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात को समझिए, औसत का मतलब होता है सभी का बराबर बराबर। अब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सप्ताह में 30 बच्चे खेल रहे हैं, शनिवार और रविवार को 60 बच्चे। हम एक काम करें कि हम ये मान लें कि शनिवार और रविवार को भी 30 बच्चे खेल रहे हैं, तो शनिवार और रविवार के 30 और 30 60 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। अब शनिवार और रविवार आ कितनी बार रहे हैं, 5 बार, मतलब 300 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। 30 बच्चों का पूरा एक औसत निकल गया, 300 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए।
अब औसत का मतलब क्या होता है? योग बटे संख्या। योग कितना आ गया? 300। उसको कितने दिनों में बांटना है? 30 दिनों में बांटना है। तो 30 दाम 300 मतलब 10 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए। तो 10 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए मतलब 30 बच्चे थे, उसमें 10 बच्चों का औसत और बढ़ गया, तो उत्तर कितना हो गया? 40। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में 200 अंकों में से 40%, यदि विद्यार्थी को कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं और दूसरे पेपर में भी 200 अंक हैं, दूसरे पेपर में 200, जब कभी भी पूर्णांक समान होता है तो हमें ये देखिए, आप बेसिकली उसको कुल मिलाकर के कितने चाहिए? 60। कितने पेपर है उसके? एक और दो पेपर, मतलब उसको चाहिए है 2 गुणे 60, मतलब उसको चाहिए टोटल 120। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में वो कितना पा चुका है? 40%। इसको मैं मान लेता हूं x, ये है 40%, इसको मैं मान लेता हूं x, और चाहिए उसको टोटल कितना? 120%, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 40, उत्तर हो जाएगा, ये आपके साथ जवाब है। अब अगर हम बेसिक से लगाएंगे सवाल को, तो देखिए टोटल अंक कितने? 200 और 200 कितने अंक हो जाएंगे? 400। और 400 का चाहिए कितना उसको? 60%, मतलब उसको चाहिए कितने हैं? 240। पा कितना चुका है वो? पाया कितना? पाया उसने 200 का 40%, मतलब 1 2 1 2, पा कितना चुका है वो? 80। चाहिए कितने? अब उसको कितने चाहिए? 240 में से 80, मतलब कितने चाहिए? 160। पेपर कितने अंकों का है? 200 का, तो 160 बटे 200 और गुणे कितना? 100। 1 2 1 2, इसको काटेंगे 80, मतलब उत्तर आ जाएगा ये हो जाएगा बेसिक से सवाल। लेकिन मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं, अगर यहां पर ये समान है तो हमें क्यों अलग से करना? बात तो वही है, 200 का पेपर ये भी है, 200 का पेपर ये भी है, हमारे दिमाग में केवल दो पेपर है। दो पेपर है, दोनों में 60-60 चाहिए, मतलब उसको चाहिए 120। 40 वो पा चुका है, मतलब अब उसको कितने चाहिए? 80 नंबर, मतलब प्रतिशत में दिया हुआ है इसलिए 80%। बेसिक से लगाना है, ये लगा हुआ है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला, एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदता है, एक साल बाद 15,000 रुपए बेच देता है, अर्जित लाभ। अब आप खुद ही देखिए, लाभ खरीदा कितने में है? इसका अगर मैं सीपी देखूं, लाभ हानि से अगर मैं सवाल को देखूं, ये 12,000 है, एसपी कितना है? 15,000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,000। उत्तर तो इसका 25% है, माइनस 12,000, मतलब कितने का लाभ कमाया उसने? 3,000 का। तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब 3,000 बटे 12,000 और गुणे कितना? 1,000 से इसको काट देंगे 4, 4 से इसको काट देंगे 25, उत्तर कितना हो जाएगा? 25%, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन क्या सवाल को लगाने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। 12,000 में खरीदा, 15,000 में बेचा, 3,000 का लाभ कमाया। 3,000 12,000 का 1/4 है, 1/4 गुणे 100, उत्तर 25। ठीक है, इस सवाल को लगाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ के इस सवाल को किया जा सकता है, लेकिन लगाने का जो प्रोसेस है वो। बात करते हैं अगले सवाल की। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट, एक खरीदे एक मुफ्त, 5 खरीदे 3 मुफ्त, 5 खरीदे 6 पाए, 5 खरीदे 6 पाए, मतलब एक मुफ्त, एक मुफ्त। ठीक है, इस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम। देखिए, जो पहली वाली योजना है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी ऐसा मामला हो तो कंडीशन कितना कितना दिया हुआ है? 10 और 20, मतलब 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 1 2 1, 20 और 10 30 माइनस 2, मतलब उत्तर कितना है? 28। दूसरी योजना में कितना है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब मामला कितने का है? 3/8 का, और 3/8 गुणे 100, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? 33.5। अगला है, ओ सॉरी, ये तीसरा था। दूसरे में है, एक खरीदे एक मुफ्त पाए, मतलब 1/2 गुणे 100,
मतलब यहाँ पर मामला कितने का है 50%। ठीक है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए हो चुका है। चौथे नंबर पर मामला कितने का है 5 खरीदे 1 मुफ्त, मतलब 1/6 और 1/6 गुणे 100 और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है भाई 16 सही 2/3%, या मैं कह सकता हूं 16.67। अब देखिए, अब आपसे पूछ के रहा किस योजना में छूट न्यूनतम है। पहले में 28%, दूसरे में 50%, तीसरे में 37.5% और चौथे में 16.67%। न्यूनतम किस में है चौथी वाली में, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, या ध्यान दीजिएगा ये जो बट्टे में है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसको कुछ आप तरीके से समझ लीजिए कि 5 का क्रय मूल्य 8 का विक्रय, कुछ कुल मिलाकर के मामला ऐसा है। 8 का क्रय मूल्य बराबर कितना, अगर मैं इसको देखूं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एसपी सॉरी सीपी टू एसपी बराबर कितना हो जाएगा 5:, सॉरी हाँ 3/8। लाभ कितने का हो रहा है 3 का, कितने पर 8। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। मतलब सीपीएसपी क्या नहीं है, बेसिकली अंकित मूल्य का मामला है। अंकित मूल्य कितना है अंकित मूल्य है 8 और विक्रय मूल्य कितना है 5। तो छूट कितने की हो गई, छूट हो गई 3 की, और छूट प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो 3/8 ये है मामला। ठीक है, यहाँ पर 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो 1/6 हो जाएगा, 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए तो 1/2 हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ए का 18% बी के 40% के बराबर है, तो ए अनुपात 40:18, 40:18 मतलब बी। ये सवाल तो पढ़ के करने लायक है। देखिए सवाल आपको बोल रहा है ए गुणे 18% बराबर बी गुणे 40%, मतलब A/B बराबर हो जाएगा 40% अनुपात 18%। काटेंगे 2 से तो 20 और 9, मतलब रेशियो हो जाएगा 20:9 का, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है बात करते हैं अगले सवाल की। 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% का मतलब आधा, और 750 का आधा कितना होगा रुपए। 750 के अंकित मूल्य पर 50% छूट दे दी, 50% की छूट दे दी, मतलब बचा कितना 50%, और 50% का मतलब होता है तो। ठीक है, तो 750 गुणे 1/2, तब उत्तर कितना रुपए, ऑप्शन नंबर 1। कुछ है ही नहीं सवाल में। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्ष बाद 1166.40 हो जाएगी, मतलब मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन पूछ। अब देखिए 8% का मतलब कितना होता है 8/100, मतलब 2/25, और इसका मतलब हुआ कि मामला 25 से कितना हो रहा है 27। कितने साल की बात है 2 साल की, मतलब मामला ये है। और इसका मतलब ये हुआ कि 625 से पूरा मामला कितने का हो गया 729 का। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1166.40। ठीक है, 9 से तो कटेगा ही, 6 4 10, 6 16 1 17 1 18, 9 से कट रहा है, 9 1 कम 9 2, 9 दूनी 18, 8, 9 नमा 81, 5, 9 छक्का 54, 9 6 15 2 17 1 18, फिर 9 से कट रहा है, 9 नमा 81, 9 1 कम 9 3 39, 9 चौके 36, 9 चौके 36, फिर 9 से कट रहा है, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9 और 9 छक्का 1.6 आ गई वैल्यू। इसी में आप 16 का गुणा कर दीजिए, देखिए कितना बढ़िया डाटा दिया। और 625 में 16 का गुणा करते हैं तो मुझे मिलता कितना है 10,000।
10,000। अब एक अंक के बाद दशमलव है, रख दीजिए, यही आपका उत्तर। ठीक है, 16 में 25 का गुणा, पहाड़ा पढ़ के आप देख लीजिए, 625 में 5 बार, 5 जो है वो 4 बार है, और 16 में 2 जो है 4 बार है, और एक बार 2 और एक बार 5 मिलके 1 बराबर 0 बनाते हैं। तो अगर 4 5 और 4 2 है तो वो 4 0 बना। ये मैंने 4 0 रख दिया, एक दशमलव लगा हुआ था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, उत्तर आपको मिल गया 1000। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 104, 78 और 260 से पूरी तरीके से विभाज्य, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या मतलब मामला किसका है? एलसीएम। संख्या p है, यदि p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर हो तो q का धनात्मक मान। अब देख लीजिए इसमें मामला कितना है, 104, 78 और 260। इसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी इस तरीके का डाटा आता है, एलसीएम निकालना होता है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसके गुणनखंड कर लीजिए। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 260, और 260 में क्या लगा हुआ है, 0 0 लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 2 गुणे 5 तो उसमें पहले से है। अब बचा कौन सा, 26, तो 26 का मतलब कितना होता है, 13 गुणे 2, मतलब पूरी कहानी है 13 गुणे 2, और 0 के लिए 2 गुणे। ठीक है, अब यहां देख लीजिए, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, ये 2 और दे दिया तो ये 104 हो गया। 78, 13 छंग 78, और 6 के लिए क्या चाहिए, 1 2 और 1 3, 2 आपके पास है, 1 3 और आप दे दीजिए। मतलब यहां तक तो वैल्यू कितनी थी, 260, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो अब ये कितना हो गया, 6 6 हम 36, 6 दूनी 12 और 3 15, और ये हो गया 15। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, p बराबर कितना है, 1560। अब आपको बोल रहा है कि p प्लस 40 बराबर कितना है, क्यू स्क्वायर। अब ये कितना है, 1560 प्लस 40, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1600, और 1600 बराबर कितना है, क्यू स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू की, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1600, 2 जीरो का 1 जीरो और 16 का 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 40, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचना था। हाँ, एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एलसीएम हमेशा जैसे ही एलसीएम की बात आए आपका फोकस बड़ी संख्या पे जाना। एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याएं उसमें शामिल हो, तो या तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होगी, और या तो एलसीएम का मान बड़ी संख्या से बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या के आप गुणनखंड कर लीजिए, फिर उस संख्या में बाकी की संख्याओं को शामिल करने के लिए और किस किस का गुणा करना है ये आप देख लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक का वह न्यूनतम मान जिसके लिए 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए 3 से विभाज्य होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 और 9 का नियम तो यही है। अब देखिए संख्या कौन सी दी गई है, 638 ए 435। डिवीजन डिविजिबिलिटी में ये सवाल आया हुआ है, एक बात ध्यान रखिएगा, डिवीजन डिविजिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आएगा ही आएगा, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अभी इसमें 3 से पूछ रहा, 9 से पूछ रहा, 8 से पूछ रहा, लेकिन अभी जो सवाल एसएससी पूछता है उसमें बहुत सारे सवाल 2-2 अंकों वाले रहे। जैसे अगर पूछ ले 18 से, 18 का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए और 9 से कट जाए। ठीक है, अभी आपसे पूछ ले 15 से, 15 का मतलब होता है जो संख्या 3 से कट जाए और 5 से कट जाए। अभी इसमें एक सवाल आता है 3 7 11, 7 11 13। ठीक है, ये 2 सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हम टॉपिक पे जब बात करेंगे तब हम इस पे डिटेल बात करेंगे, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। देखिए 6 3 9 9 8 17 17 4 21 24 24 और 5 29, मतलब 29 प्लस 1, और ये डिवाइड का से होना चाहिए 3 से। अब देखिए 3 का पहाड़ा अगर मैं पढ़ूं तो 29 के आगे कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, 3 दाहम 30, 3 दाहम 30, मतलब इसको मुझे कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो 30 बनाना है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a बराबर हो जाएगा 30 माइनस 29, मतलब कितना 1,
और ये है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, और हमने अंकों का योग किया तो कितना आ गया 29, और 29 के बाद, पहले नहीं, 29 के बाद कौन सी संख्या जो 3 से कट रही है 3 दहम 30, और 29 को 30 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत है 1 की, मतलब हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक ही कीमत पर खरीदा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब यह हुआ कि क्रय मूल्य समान है। एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 80 है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर देखिए, दोनों ही वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो हम कितना प्रतिशत में लेकर के चलते हैं 100%। ठीक है, इसको इसने कितने में बेच दिया तो 15% में, दूसरे को 5% की हानि, मतलब इसको इसने कितने में बेच दिया 95% में। इन दोनों का जो डिफरेंस है ये कितना है 95, 5, 20%। वैसे भी आप देख सकते थे दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर कितना है 80 रुपए। इस 20% की वैल्यू कितनी है 80 रुपए। आपसे पूछ रहा है एक वस्तु का, और एक वस्तु का कितना है 100%, आपको निकालना है 100%। यहाँ कितने का गुणा हो रहा है 5 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा 5 का, 8 पंचे 40, 1 0, और उत्तर कितना हो जाएगा 400 रुपए, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं। अगर इसमें सीधा सीधा आपसे लाभ और हानि पूछ लिया गया होता तो क्या होता, तो होता ये कि 15 में से हम कितना घटा देते 5 को, 15 के लाभ और 5 की हानि, मतलब कितना हो जाता 10% का लाभ। टोटल में 10, दो वस्तुएं हैं, मतलब एक में कितनी हो जाती 5। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे बोला 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 है, प्रबंधक की आय कितनी है 6000 रुपए है, पूरे समूह की औसत आय। इसमें औसत में मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी एक व्यक्ति आए या एक व्यक्ति जाए तो उसके लिए जो मामला रहता है वो कितना रहता है औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि, या ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए सभी का औसत कितना था, औसत कितना था, अच्छा ये पूरा मामला वो है ही नहीं, तो पूरे समूह की, अच्छा उस व्यक्ति का नहीं पूछा हुआ, समूह का पूछा हुआ। यहां देखिए ये टोटल कितना है 74 व्यक्तियों का जो है वो कितना है 5200 रुपए, और एक जो प्रबंधक है उसका कितना है 6000 रुपया, मतलब अंतर कितने का है 800 रुपए का। और ये 800 रुपए अब कितने लोगों में बट जाएगा 75 लोगों, तो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 25 दूनी 50, 3 एकम 3 0, मतलब 10.6 रुपए। ये सबका बढ़ेगा, तो ये सबका बढ़ेगा, तो पहले था कितना 5200, अब 10.6 बढ़ जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा 5210.6 रुपए, और ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर जो मेन चीज है, कोई भी व्यक्ति अगर एक किसी समूह में शामिल होता तो समूह के जैसा होना चाहिए। अगर पूरे समूह की औसत आय 5200 थी तो हम प्रबंधक की औसत आय भी 5200 ही मान लेंगे। 5200 हो गया, अब पूरे 75 लोगों की 5200 हो गई, लेकिन अभी 800 रुपए जो प्रबंधक वाले हैं वो बचे हुए हैं, और उसको सब में बांटना है। क्यों? क्योंकि हमें औसत निकालना है। तो 800 रुपए को 75 लोगों में बांट दीजिए, तो कितने कितने एक आदमी को मिलेंगे 10.66 रुपए। ठीक है, तो एक आदमी के पास पहले से कितने थे 5200 रुपए, 10.6 रुपए उसको और मिल गए, मतलब अब सभी के पास कितने हो गए 5210.6 रुपए। बात करते हैं अगले सवाल की। 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करती हैं, 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं, 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 लड़के उसी काम को, सवाल बढ़िया सवाल कहा जाएगा। देखिए 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं, मतलब मेन इज टू
फीमेल बराबर कितने, मेल इज टू फीमेल बराबर हो जाएगा 3। तो फिर दूसरा बोल रहा है 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर, 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर, मतलब फीमेल इज टू चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा 7 और 5। अब देखिए यहाँ पर फीमेल क्या है, कॉमन है, ये 7 है, ये 2 है, तो यहाँ कितने का गुणा 7 का, यहाँ कितने का गुणा 2 का, मतलब फीमेल इज टू चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी, ये हो जाएगा मामला। अब आपको बोल रहा है 16 पुरुष एक काम को 2 दिनों में करते हैं, मतलब 16 मेल करते हैं 2 दिनों में। अब उसको काम कराना किससे है, 2 लड़कों से, 2 चाइल्ड कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल है आपका। अब देखिए मेल की इफिशियंसी कितनी है 21 है, मतलब टोटल जो वर्क है वो ये है, और चाइल्ड की जो क्षमता वो कितनी है 10 है, ये है। अब इसको आप काट लीजिए, कटेगा क्या, 2 से 2 कैंसिल, 2 पंचे 10, ये रहने दो 10 ही रहे, काटने में दिक्कत जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32 और 33 बटे 10, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 33.6 दिन, और ये है आपका ऑप्शन पर। ठीक है, अच्छा सवाल कहा जाएगा, अच्छा सवाल इसलिए कहा जाएगा, ये f को आप हटा दीजिए चाहे तो, अच्छा सवाल ये इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें 2 चीजें दे दी गई थी, यहां पर आपको मेल फीमेल और चाइल्ड की क्षमता निकालनी थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। वैसे मेल और चाइल्ड, अच्छा चूंकि रिलेशन में फीमेल दिया हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बात करते हैं अगले सवाल की। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच दिया हुआ है, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको देखिए सवाल में बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच, और ये बराबर कितना दिया हुआ है 90 पाई, और इसकी त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 70, और एच की वैल्यू आपसे पूछी, एच की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब आप खुद ही देखो, अगर मैं आर की वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर दूं, मतलब 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 70 गुणे एच बराबर कितना है 90.2, ये कितना हो जाएगा 10, 11 से कटेगा, 11 8 88, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 8 88 और 11 दूनी 22, 2 से भी कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 एक कम 2। ठीक है, मतलब h की वैल्यू हो जाएगी 4.1 बटे 2 गुणे, यही आएगा। ओ हो 70 सेंटीमीटर है, ये मीटर है। बढ़िया सवाल, नो डाउट, नो डाउट, अच्छा सवाल है। एक चीज तो मैंने मिस ही कर दी, 90.2 ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को आप काहे में बदलोगे मीटर में, मतलब ये कितना हो जाएगा 0. ठीक है, अब आप फार्मूले में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 0.7 गुणे एच, ये मीटर में मैंने बदल दिया, बराबर कितना हो जाएगा 90.2, 1 दशमलव इधर 1 दशमलव इधर कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 चौके 88 और 22 से कम 22, तो h बराबर हो जाएगा 41 बटे 2, कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4 0 20.5, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसलिए कहूंगा इसको क्योंकि एक डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है और एक डाटा दिया हुआ है मीटर में। तो अब देखिए चूंकि ये मीटर स्क्वायर था, ऑप्शन में आपको किस में दिया हुआ है मीटर में, यहां पर एक जरूरी चीज है कि आप ऑप्शन देख लीजिए। तो हमने क्या किया कि जो सेंटीमीटर है उस सेंटीमीटर को हमने काहे में कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो बट नेचुरल है कि अब ऊंचाई भी किस में आएगी मीटर में, और हमारी ऊंचाई आ गई। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस पेपर के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो, आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आज के पेपर में खास तौर पर अभी आप देख रहे हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छे लेवल की है, 2-4 क्वेश्चन इजी थे लेकिन 2-3 क्वेश्चन काफी अच्छे कहे जाएंगे, खास तौर पर एडवांस के दोनों सवाल, पहला भी और आखिरी भी
देखिए कितना बढ़िया था, पहला सवाल और आखिरी सवाल दोनों ही सवाल अच्छे कहे जाते हैं। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल 32वें वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।